देखिए, अब हम जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरें देखेंगे। वाटर रिसोर्स, इरिगेशन एंड जो है कैनाल्स। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या है कि देखो, भारत में जल संसाधन के स्रोत मतलब जल कहाँ कहाँ से मिलता है। तो ये देखो, धरातलीय एक हो जाएगा, धरातलीय मतलब पृष्ठीय भाग। दूसरा है भूमिगत मतलब पृथ्वी के अंदर भूमिगत जल या भौम जल। एक है वायुमंडलीय जल और एक है महासागरीय जल। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये है प्रथम स्थान। क्या है, सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो पहला स्थान है। फिर भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है। तो उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा अदर स्टेट की तुलना में उत्तर प्रदेश में नलकूप से ज़्यादा सिंचाई होती है। फिर है आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक महान सिविल इंजीनियरिंग जो है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। किसको, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। क्या, ये आधुनिक सिंचाई प्रणाली के जनक, जो एक मतलब सिविल इंजीनियर भी हैं। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 मतलब तालाब सिंचित राज्य क्रमशः कौन से हैं। तो तालाब से सींचने वाले जो राज्य हैं उसमें से पहले आता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। भारत में नहर प्रणाली की संकल्पना किसने दी थी, प्रस्तुत की थी। तो ये दिनसा जे दस्तूर ने दी थी। भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं। तो ये कुआं और नलकूप। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई। तो ये सतलज नदी से निकाली गई है। विश्व जल दिवस 22 मार्च तथा राष्ट्रीय जल दिवस ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों का सही क्रम क्या है। तो यह है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। हरियाली योजना किससे संबंधित है। तो ये जल समर के विकास से संबंधित। जल समर विकास के लाभ ये देखो, पीने और सिंचाई के लिए जल आपूर्ति, जैव विविधता में वृद्धि होती है, जल भराव में कमी और मृदा की लवणता का ह्रास होता है, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होती है, वनों के कटाव में कमी आती है, जीवन स्तर में सुधार होता है, रोजगार में वृद्धि। देखो, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो ये वर्ष 1958 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण जो है 1958 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। फिर है फरक्का नहर का जल वहन क्षमता कितनी है। तो यह है 40,000 क्यूसेक है। मतलब फरक्का नहर की जो जल वहन क्षमता है वो 40,000 क्यूसेक है। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंग नहर मतलब गंगा नहर है। फिर गंग नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ। तो 1927 ईस्वी में। कब हुआ, 1927 ईस्वी में गंग नहर का निर्माण हुआ। सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है। तो ये गंडक नदी से निकलती है। कौन सी नहर। तो ये सारण सिंचाई नहर ये गंडक नदी से निकलती है। अब हम देखते हैं भारत की सिंचाई परियोजना मतलब भारत की सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार। तो सबसे पहले देखेंगे लघु सिंचाई परियोजनाएं। तो इस सिंचाई परियोजनाएं के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई क्या है, 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल जो है पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि शामिल किए जाते हैं। भारत के लगभग 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। देश में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए वर्ष 2006 से संचालित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु यानी कि सूक्ष्म सिंचाई मिशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अगला देखें तो अगला है मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। इस सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र की सिंचाई होती है। इनमें नहरी सिंचाई प्रमुख है क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है। किसमें, मध्य सिंचाई परियोजना में। एवं बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तो इसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं। सामान्यतः इसमें बड़ी नहरों एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। बड़ी व मध्यम परियोजनाओं से देश की 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।
जल के साथ उर्वरकों को भी मिलाकर संपन्न सिंचाई क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं फर्टिगेशन। क्या? जल के साथ अगर उर्वरक को मिलाकर जो सिंचाई की जाती है उसे हम फर्टिगेशन कहते हैं। फिर आगे हम देखें तो भारत में जो है सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह है नलकूप। इसके पश्चात सर्वाधिक सिंचाई नहर, फिर तालाब, मतलब सबसे ज़्यादा नलकूप, फिर नहर और तालाब के द्वारा होती है। अब हम देखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, मतलब मल्टीपर्पज रिवर्स वैली प्रोजेक्ट्स। इसमें जो भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ये सतलज नदी पर हुआ है। भाखड़ा नांगल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तो यह है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो यह है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। दामोदर परियोजना में कौन सी राज्य सम्मिलित है? तो उसमें पश्चिम बंगाल और झारखंड सम्मिलित है। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ कौन से राज्य को? गुजरात राज्य को है, जबकि सबसे कम लाभ वो मध्य प्रदेश, मतलब सरदार सरोवर बांध का जो सर्वाधिक लाभ लेता है गुजरात राज्य लेता है, इसके बाद में सबसे कम मध्य प्रदेश। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर है? तो ये नर्मदा। जैसे ओंकार अगर मान लो भगवान जी हैं तो ये नर्मदा देवी जी है, ठीक है, तो ऐसे रिलेटेड याद कर सकते हैं। ओंकारेश्वर परियोजना ये नर्मदा नदी पर स्थित है। फिर है हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो ये शिव समुद्रम है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये उत्तराखंड में है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो ये कृष्णा नदी पर है। देखते हैं कि भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं। अगर हम बात करें सतलज नदी, तो सतलज नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो इसमें भाखड़ा नागल, नाथफा, झाकरी बांध, कोल बांध। इसमें देखो, इसी को भाखड़ा नागल को गोविंद सागर बांध कहते हैं। तो सतलज पे 3 है, कौन कौन से? भाखड़ा नागल, नाथफा, झाकरी, कोल। देखो, भाखड़ा, नाथफा, झाकरी, क्या है? भाखड़ा, नाथफा, कोल। भाखड़ा, नाथफा, कोल। भाखड़ा, नाथफा, कोल, ये तीनों परियोजनाएं किस नदी पर हैं? तो ये सतलज नदी पे। फिर झेलम नदी पे कौन कौन से परियोजनाएं हैं? किशन गंगा, तुलबुल और क्या? देखो, किशन तुलबुल झेलम, किशन तुलबुल झेलम नदी। फिर अगला है चेनाब नदी। चेनाब पे सलाल, दुलहस्ती को अस्कनी बोलते हैं, और बगलीहार, सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार, सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार, ये चेनाब नदी पे है। फिर हम रावी नदी पे थीन चेमेरा किस पे है? रावी नदी पे। थीन चेमेरा परियोजना ये रावी नदी पे है। फिर व्यास नदी की बात करें, व्यास पोंग हरिके, मतलब देखो, पोंग परियोजना और हरिके बांध परियोजना ये दोनों व्यास नदी पर अवस्थित हैं। फिर हम गंगा नदी पे, गंगा में टिहरी बांध है जिसको भागीरथी भी बोलते हैं, और फरक्का बांध, मतलब गंगा नदी पे 2 परियोजनाएं हैं, एक है टिहरी बांध, दूसरा फरक्का बांध। फिर हम बात करें यमुना नदी, तो यमुना नदी में जो है लखवर, व्यासी बांध 2 हैं, कौन कौन से? लखवर और व्यासी बांध स्थित हैं किस पे? यमुना नदी पे। फिर हम बात करें कौन सा? रामगंगा नदी जो है रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध है और रामगंगा परियोजना है। अगला है घाघरा नदी पर घाघरा बांध है और शारदा नदी पे शारदा बांध है। गंडक नदी पे त्रिवेणी के पास बैराज ये एक परियोजना है। कोसी नदी पर कोसी परियोजना है। फिर अगला है चंबल नदी पे गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये तीनों बांध चंबल नदी पे हैं। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर ये राजस्थान में है, ये सब चंबल नदी पे है। अब हम बेतवा नदी पे बात करें, बेतवा नदी पे माता टीला बांध है, राजघाट बांध है। फिर सोन नदी पे डेहरी में सिंचाई। फिर अब बरास बाण सागर बांध। फिर दामोदर नदी की बात करें तो यहाँ पे पंचेत हिल है, तिलैया है, कोनार है, अय्यर है, बगरमो बांध और मैथान। अगला है गोदावरी नदी जो है ये राजमुंदरी के निकट एनीकट बांध है
और कृष्णा नदी पर श्रीशैलम व नागार्जुन सागर बांध है। तुंगभद्रा नदी पे मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा बांध स्थित है। और कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध है। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी पर महेश्वर बांध है, इंदिरा सागर बांध है और अंकलेश्वर बांध है। और क्या है, सरदार सरोवर बांध भी है। फिर हम ताप्ती नदी की बात करें तो यहाँ काकरा पार बांध है, उकाई बांध है। महानदी जो है यहाँ पे हीराकुंड है, तिरकपाड़ा और बरोज बांध है। माही नदी पर यहाँ बनकवोरी बांध है और कदाना बांध है। अगला है पंचेश्वर परियोजना, भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर जो है निर्मित की जाए। अब हम बात करते हैं भारत एवं उनके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख नदी समझौते। तो अगर हम शारदा नदी पे देखें, जिसे महाकाली बोलते हैं, ये नेपाल में है, नेपाल से संबंधित है। और जो है ये वर्ष 1996 की महाकाली संधि, जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है। कोसी नदी जो संधि समझौता हुआ था, उन संबंधित देश कौन हो जाएगा, नेपाल में कोसी बैराज के निर्माण के संबंध में वर्ष 1954 का समझौता 1966 में संशोधित हुआ। फिर गंडक जो है ये नेपाल से संबंधित है। नेपाल के गंडक बैराज निर्माण के संबंध में 1959 का समझौता हुआ था। फिर गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी जो है, मतलब गंगा की बात करें तो ये संधि समझौता जो होता ये बांग्लादेश संबंधित देश हो जाएगा देश। और ये फरक्का में गंगा जल की भागीदारी के संबंध में वर्ष 1996 ईस्वी की भारत बांग्लादेश की संधि। फिर सिंधु नदी तंत्र, जिसमें झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एवं इनकी सहायक नदियाँ हैं, ये जो है पाकिस्तान के साथ संबंधित देश हुआ था। ये सिंधु नदी तंत्र के जल के सार्थक एवं संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु नदी जल यानी कि 1960 में समझौता हुआ था। फिर हम आगे देखें तो जो जलढाका, चुक्खा, ताला, मांगदेहु आदि जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित हैं, तो ये भूटान में स्थित है। कौन कौन सी, जलढाका, चुक्खा, ताला, मांगदेहु, ये सब भूटान में स्थित है। भारत के सहयोग से निर्मित किया गया था। अगला है महाकाली संधि, ये भारत और नेपाल के मध्य वर्ष 1996 में हुई थी। फिर तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। अगला है मयूराक्षी परियोजना, किस राज्य में स्थित है, तो यह है पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर देखो कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की बोला। फिर अलमट्टी बांध जो है ये किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी पे है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है, तो यह है सिद्रापोंग, जो कि असम में पड़ता है। फिर हम देखते हैं भारत राष्ट्रीय जल परियोजना, मतलब नदियों को जोड़ने के लिए अगर हम देखें कोसी मेची, ठीक है, कोसी मेची क्या हो जाएगा, कोसी मेची, ये जो मतलब फिर कोसी घाघरा हो जाएगा। फिर गंडक, गंगा, घाघरा यमुना, शारदा यमुना, गंगा दामोदर स्वर्ण रेखा, महानदी गोदावरी कृष्णा, केन बेतवा, पार्वती, काली, सिंध, चंबल, पार ताप्ती, नर्मदा, दमन गंगा, पिंजाल, बेदती, वर्धा और नेत्रवती हेमावती। जो किशन गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। मेजा बांध राजस्थान का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो ये कोठारी नदी पे हुआ है। फिर है बगलिहार पन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। कौन, बगलिहार पन विद्युत परियोजना। अगला है सुइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। सुइल नदी हिमाचल प्रदेश। बहुउद्देशीय परियोजनाएं सिंचाई के अतिरिक्त
पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परिवहन और पर्यटन आदि अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। फिर हम आगे देखें तो कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। अगला है तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में है। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो ये चेनाब नदी पर किया गया। आगे देखें तो तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है जो मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा नदी यानी कि कृष्णा की सहायक नदी पर स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कौन सी? तुंगभद्रा परियोजना। फिर कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के मध्य हुआ? तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। कौन सी नदी? कावेरी नदी के जल के बंटवारा 4 राज्यों के बीच हुआ, एक तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। फिर हम बात करें विभिन्न राज्यों के मध्य कावेरी जल का विभाजन, तो इसमें हो जाएगा राज्य अगर देखा जाए तमिलनाडु जल की मात्रा कितना 419 टीएमसी, कर्नाटक जो है ये 270 टीएमसी और केरल में ये 30 टीएमसी और पुदुचेरी में 7। अगर हम बात करें जो नदियाँ हिमालय निर्माण के पूर्व से प्रवाहित होती आ रही उन्हें पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। मतलब जब हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले जो प्रवाहित होती थी उन नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। कृषि मतलब एग्रीकल्चर। अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई है। एग्री अर्थात मृदा, मतलब एग्री अर्थात मृदा, सॉइल तथा कल्चर का मतलब होता है कृषि। एग्री मीन्स मिट्टी, मतलब मिट्टी मतलब सॉइल तथा कल्चर मतलब कृषि से हुआ है। यदि खाद्यान्न को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक मात्रा नहीं होनी चाहिए? तो ये 14 मतलब -14%। अब आगे देखेंगे कि भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें एवं बुआई अवधि। तो रबी फसल जो है ये शीतकालीन फसल है। शीत मतलब ठंडी के समय। ठंडी के समय क्या क्या होता है? गेहूँ होता है, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई और आलू, ये सब रबी फसल मतलब ठंडी के महीने में। ये बोया जाता है कब? अक्टूबर नवंबर में, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। फिर देखो खरीफ की बात करें तो ये देखो रबी, खरीफ और जायद होती है। खरीफ जो होती है गर्मी टाइम में, मतलब ग्रीष्मकालीन फसल है। इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, गेहूँ, मतलब मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास और रागी, सोयाबीन आदि ये जून जुलाई में बोए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में काट लिए जाते हैं। अगला है जायद। ये शीत एवं ग्रीष्म के मध्य मतलब बसंत टाइम में होता है, जिसे तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियां मतलब सब्जियों की खेती होती है। ये मार्च अप्रैल महीने में जो है बोई जाती है और जून जुलाई में काट लिया जाता है। आगे हम बात करें कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है? युग्म पैदावार का मतलब है कि विभिन्न मौसमों में 2 फसलें उगाना। कभी कभी देखो 2 फसलें नहीं उगा लेते हैं एक ही खेत में, एक ही मतलब टाइम में। तो देखो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करती है। फिर है भारत में संकार्य मतलब चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। क्या भारत में संकार्य यानी कि चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान में है। अगला है कि दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। मतलब दक्षिण भारत में जो सबसे उच्च कृषि उत्पादकता होती है वो तमिलनाडु के तट पर पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता किस राज्य में हैं? तो ये है उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। आगे है कि पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? तो ये है उत्तर प्रदेश। मतलब पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में उत्तर प्रदेश सबसे मतलब कि आगे है, सबसे संपन्न है।
फिर भारत में अनुबंध कृषि, क्या भारत में अनुबंध कृषि मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को चालू मतलब को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा पंजाब। क्या भारत में अनुबंध कृषि यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला प्रथम राज्य पंजाब है। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? तो गेहूं की अगर अच्छी कृषि करनी है तो उसके लिए हमको मध्यम ताप और मध्यम वर्षा होना चाहिए, मतलब ना बहुत ज़्यादा वर्षा ना बहुत कम, मध्यम प्रकार की वर्षा होनी चाहिए और ताप भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना ही बहुत कम होना चाहिए, तब गेहूं की कृषि जो है अच्छी होती है। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है। मतलब चावल अगर उगाना है तो उसके लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए और जो तापमान है वो 25 डिग्री से उच्च तापमान जो होता है इसकी आदर्श जलवायु दशा मानी जाती है। कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? तो ये गेहूँ की एक मतलब फसल की किस्म है कौन? कल्याण सोना। फिर है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो ये चावल यानी कि धान। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर धान बोया जाता है, बिठाया जाता है। आगे है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो ये है चावल। मक्का जो है मेज़ ये मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ रबी जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जा सकती है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला है जया पद्मा पूषा सुगंधा 5 यमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो ये है धान की। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो ये चाय की है। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो ये नील हरित शैवाल VGA के रूप में किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? तो खरगोन जिला जो है मध्य प्रदेश का वो सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा यानी कि बाउल्स ऑफ शुगर कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश में शक्कर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। मतलब भारत की सभी फसलों में से गन्ना जो होता है वो शुद्ध सकल कृषि के मतलब सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। फिर परभानी शक्ति किसकी किस्म है? तो ये जैव संवर्धित ज्वार की जो है किस्म का नाम है परभानी शक्ति। आगे हम बात करें जो करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। क्या? टिलेटिया इंडिका एक कवक है जो है ये करनाल बंट मतलब गेहूं जनित रोग है। आगे हम देखेंगे तो देखिए कृषि उत्पादन में संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, इधर क्रांति दिया है और इधर कृषि। अगर हम बात करें हरित क्रांति तो हरित क्रांति ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। और सुनहरी स्वर्ण क्रांति ये फल एवं सब्जी उत्पादन यानी कि बागवानी उद्यान कृषि इस क्रांति के अंतर्गत आती है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण मतलब काली क्रांति ये खनिज तेल यानी कि पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। नीली क्रांति किसे कहते हैं? तो ये मत्स्य पालन को। गोल क्रांति मतलब आलू गोल होता है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। फिर है पीली क्रांति ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। देखो सरसों पीली होती है उसी से याद रखो। रजत क्रांति ये अंडा से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति ये कृषि संबंधित समग्र क्रांति यानी कि नवीन कृषि नीति में निर्धारित है। अगला है अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना है। सदाबहार क्रांति ये कृषि उत्पादन को दोगुना करना टिकाऊ कृषि के अंतर्गत आता है। फिर है गुलाबी क्रांति ये जो है प्याज उत्पादन झींगा मछली के अंतर्गत आता है।
लाल क्रांति जो है ये मांस मटर उत्पादन के क्षेत्र में आता है। अगला है बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है, तो उष्ण एवं शुष्क। फिर अगला है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है, तो ये है मूंगफली से संबंधित। अगला है आस बोरो किस फसल की किस्में हैं, तो ये धान की हैं। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये है महाराष्ट्र। अगला है कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है, तो ये हो जाएगा मूंगफली की। फिर हम आगे देखें तो प्रमुख कृषि संगठन एवं मुख्यालय। देखो जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है, तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में इसका मुख्यालय है। कीट प्रबंध मतलब समेकित कीट प्रबंध राष्ट्रीय केंद्र ये नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये मनीला में पड़ता है। फिर है अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में है। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है अलेप्पो में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ये मुंबई में है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र ये मैक्सिको में इसका मुख्यालय है। फिर कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम केरल में पड़ता है। चाय बोर्ड का मुख्यालय जो है ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। मसाला बोर्ड ये कोच्चि केरल में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय मांस पोल्ट्री बोर्ड जो है ये इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दिल्ली मतलब भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड है, इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में। अगर हम बात करें दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। मतलब दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियों के निचले भागों पर मतलब निचला जो ढाल होता है उसी पर की जाती है। अगला देखेंगे भारत में झूम कृषि के प्रकार। इसमें क्षेत्र इधर दिया है तो उसके प्रकार। अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम मेघालय मिजोरम और नागालैंड, इसमें हम झूम बोलते हैं और झूम कृषि होती है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जो है पोम्बू पामाडाबी केमान बारीगा बोलते हैं। पश्चिमी घाट में इसी को कुमारी बोलते हैं और केरल में पोनम या पोडम बोलते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीबर या दाहिया मशान कहते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान ये बालरा, मणिपुर में पामलू, हिमाचल प्रदेश में खिल, झारखंड में कुरुल या कुरावा, छत्तीसगढ़ बस्तर जिला में दीपा कहते हैं। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा कहते हैं। जो बराक घाटी है इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है, तो बराक घाटी में सबसे ज़्यादा धान और चाय होता है। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं, तो केरल। अभी बताया था कि कोच्चि उसमें उसका मुख्यालय है। फिर देखो लौंग यानी कि क्लोव्स पुष्पकली से प्राप्त होती है जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में होती है। भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है, तो काली मिर्च को काला सोना कहते हैं। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काजू होता है। शक्तिमान फर्स्ट शक्तिमान सेकंड किस फसल की आनुवंशिक परिवर्तित रूप है, तो ये मक्का की जो परिवर्तित रूप कौन सा शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकंड है। वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये जम्मू कश्मीर और कश्मीर में होता है, जम्मू और कश्मीर में। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा जो है ये 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान माना जाता है। मतलब अगर चाय की खेती करनी है तो ये तो सबसे ज़्यादा मतलब पहाड़ी ढाल क्षेत्र होना चाहिए और वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए और तापमान 24 से 30 के बीच में उपयुक्त माना जाता है। प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है, तो कुफरी चिप्सोना सेकंड ये आलू की सबसे अच्छी किस्म है। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है, तो ललित जो है अमरूद की उन्नत किस्म है। अगर हम बात करें उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ जिसे कोदी कहते हैं, इसका निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है,
तो ये जापान को किया जाता है। मतलब उत्तराखंड में जो अनाज मंडुआ यानी कि कोदो होता है उसका निर्यात जो है सबसे ज़्यादा जापान देश को किया जाता है। फिर आगे है कि निर्वाह मूलक कृषि यानी कि सब्सटेंस एग्रीकल्चर के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। किसके अंतर्गत? निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत। फिर है अदरक। अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रकंद। प्रकंद कहा जाता है अदरक के खाने योग्य भाग को। फिर है भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल जो है गरम मसाले के लिए प्रसिद्ध है। अब हम देखते हैं प्रमुख कृषि संस्थान। अगर हम बात करें राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड, ये जो है कौन से स्थान पे है? तो ये हैदराबाद में है। अगला है राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, ये कटक में पड़ता है, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के कटक में। अगला है भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये जो है आनंद में पड़ता है। ठीक है, आनंद गुजरात। फिर है भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये करनाल में है। गन्ना प्रजनन संस्थान, ये कोयम्बटूर में पड़ता है। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान, ये जो है चिकमंगलूर में पड़ता है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान, ये बैरकपुर में है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षण संस्थान, मतलब क्या? केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, ये है फरीदाबाद में। टिड्डी चेतावनी संगठन कहाँ पड़ता है? तो ये जोधपुर में। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, ये किस में पड़ता है? तो ये फरीदाबाद में। अगला है राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये हैदराबाद में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ये जयपुर में पड़ता है। अगला है भारतीय चारागाह एवं क्या है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये झांसी में है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, ये हैसरघट्टा में है। फिर आगे है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, ये अल्मोड़ा में पड़ता है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये पोर्ट ब्लेयर, मतलब जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वहाँ पे है। लघु किसान कृषि व्यापार संघ, ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, ये गाजियाबाद में है। पशु रोग जांच प्रयोगशाला, ये पुणे में है। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सक जैविकी संस्थान, वो कोलकाता में है। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान, ये बेंगलुरु में है। पशु स्वास्थ्य संस्थान, ये जालंधर में है। पशु चिकित्सा जैविकी संस्थान, ये जो है गुवाहाटी में है। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान, ये कोलकाता में है। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान, ये रांची में है। फिर हम आगे देखें तो मालवीय विकास, अमर, आज़ाद, बहार, पारस और मतलब आदि अरहर यानी कि तूर की प्रमुख फसलें कौन सी? मालवीय विकास, अमर, आज़ाद, बहार, पारस, ये सब अरहर की प्रमुख किस्में हैं। अरहर को तूर भी बोलते हैं। आगे देखते हैं कि कुल फसलों में राज्यों का स्थान कौन सा है 2021-22 के अकॉर्डिंग। तो कुल खाद्यान्न में प्रथम स्थान पे है उत्तर प्रदेश, सेकंड पे है मध्य प्रदेश और थर्ड पे है पंजाब। कुल दलहन में तो उसमें फर्स्ट स्थान पे है मध्य प्रदेश, सेकंड पे राजस्थान, थर्ड पे महाराष्ट्र। कुल तिलहन में मध्य प्रदेश है पहले स्थान पे, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे राजस्थान। कुल मोटे अनाज में फर्स्ट स्थान पे कर्नाटक है, सेकंड पे राजस्थान है और थर्ड पे महाराष्ट्र है। अब हम देखते हैं विभिन्न फसलों के उत्पादन में जो है शीर्ष राज्य। तो इसमें अगर हम देखें तो देखो चावल में फर्स्ट स्थान है कौन? पश्चिम बंगाल, सेकंड उत्तर प्रदेश और थर्ड पंजाब। गेहूं में फर्स्ट स्थान पे उत्तर प्रदेश, सेकंड पे मध्य प्रदेश और थर्ड पे पंजाब।
बाजरा सबसे ज़्यादा राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा। मक्का जो है सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, फिर मध्य प्रदेश में होता है और फिर महाराष्ट्र में। चना में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर उत्तर प्रदेश। अरहर में सबसे ज़्यादा, अरहर मतलब तूर, ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, फिर कर्नाटक में, फिर उत्तर प्रदेश। मसूर में फर्स्ट स्थान है मध्य प्रदेश, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है पश्चिम बंगाल। फिर देखो मूंगफली में फर्स्ट स्थान पे गुजरात है, सेकंड पे राजस्थान है, थर्ड पे तमिलनाडु है। फिर हम सरसों की बात करें, सरसों में फर्स्ट स्थान पे राजस्थान है, फिर सेकंड पे कौन है मध्य प्रदेश, थर्ड पे हरियाणा है। सोयाबीन में फर्स्ट पे महाराष्ट्र है, सेकंड पे मध्य प्रदेश है, थर्ड पे राजस्थान है। फिर देखिए जो सूरजमुखी है उसके उत्पादन में सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, फिर सेकंड पे हरियाणा है, थर्ड पे उड़ीसा है। अगला है कपास, कपास में फर्स्ट स्थान पे गुजरात है, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे तेलंगाना है। जूट में फर्स्ट पे पश्चिम बंगाल, सेकंड पे असम और थर्ड पे बिहार है। फिर आलू में फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश, सेकंड पे पश्चिम बंगाल, थर्ड पे बिहार है। प्याज में फर्स्ट स्थान पे महाराष्ट्र है, सेकंड पे मध्य प्रदेश है, थर्ड पे कर्नाटक है। गन्ना की बात करें तो गन्ना में फर्स्ट स्थान पर उत्तर प्रदेश, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे कर्नाटक है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये है असम। अगर हम बात करें सोनालिका, अर्जुन एवं सोना किस फसल की उन्नत किस्में हैं, तो ये गेहूं की हैं। फिर हम बात करें कि पैगिंग किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है, तो ये है मूंगफली के लिए लाभकारी प्रक्रिया है। आगे देखें तो झूम कृषि की एक पद्धति है जिसमें कर्तन एवं दलहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। फिर हम आगे देखें तो गहन कृषि से क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब होता है न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज। फिर देखो सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध किस चीज़ से, तो जूट उत्पादन से है तथा जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है। अब हम देखेंगे पशुपालन मतलब एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, इसके बारे में देखें। अगर हम बात करें 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा की गई, तो ये की गई मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड जो है ड्राइंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में देखो क्या है 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, तो ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा। आगे देखो अगर हम बात करें 20वीं पशुधन गणना की संख्या के अनुसार कुल पशुधन में कौन कौन आते हैं, तो देखो गौ पशुधन ये 35.94% है, भैंस पशुधन ये 20.45% है, बकरी पशुधन में 20.80 मतलब 27.80% है। भेड़ की बात करें तो ये 13.87% है। सूअर जो है ये 1.69% है और जो अन्य पशु वो जो है 0.25% हैं क्या अन्य पशु। फिर हम अगर बात करें प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है, तो ये है बिहार राज्य में सबसे अधिक है। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, तो ये है जमुनापारी। फिर गाय की थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर अगला बात करें 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि पश्चिम बंगाल में 23%, इसके बाद तेलंगाना में 22% देखी गई है। विश्व में दुग्ध उत्पादन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूध सबसे ज़्यादा भारत में होता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहते हैं। मुर्गी के अंडे का कवच किस पदार्थ से निर्मित होता है,
तो एक कैल्शियम कार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र का नाम है ऐसे मतलब CaCO3। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो लेगहार्न मुर्गी की नस्ल जो है वो सबसे ज़्यादा अंडा देती है। अब हम आगे देखें तो भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, इसके बारे में देखें क्या है। भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, देखिए जो राजस्थान में सूरत है, राजस्थान में सूरतगढ़, ठीक, कहाँ की बात करें? सूरतगढ़। यहाँ देखो कहाँ पे है? राजस्थान में है, गुजरात में धमरोड़ में है, तमिलनाडु में अलमाड़ी में है, और उड़ीसा में चिपलीमा और सुनबेड़ा में है, कर्नाटक में हैसरघट्टा में है, और उत्तर प्रदेश में अंदेश नगर में है। फिर हम बात करें कि एक केंद्र, ठीक है, गाय और भैंसों के प्रजनन के लिए उत्तम नस्ल के सांड और जो है प्रशीतित वीर्य का उत्पादन करते हैं। यहाँ पे जो अभी बताए हैं 6, क्या है? 3 या 3 6, ठीक। केंद्रीय जो प्रशीतित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हैसरघट्टा बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, जो उत्तम नस्ल के सांड एवं भैंसों का वीर्य उपलब्ध कराता है। कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से है। अगर हम बात करें ऑपरेशन फ्लड के विभिन्न चरण, तो ऑपरेशन फर्स्ट में जुलाई 1970 से मार्च 1981 अवधि है, और ऑपरेशन फ्लड सेकंड में अप्रैल 1981 से मार्च 1985 तक का समय है। ऑपरेशन थर्ड के अंतर्गत अप्रैल 1985 से मार्च 1996 है। भैंसों की देसी नस्ल की 3 प्रमुख किस्में कौन सी हैं? तो इसमें से मुर्रा, नीली, रावी एवं जफराबादी है। आगे हम देखें तो जो सुअर है, अगर पर इसी लिए लिया जाए पूरा, तो इसमें से भेड़ जो है कितना है? 13.87%। भैंस कितने प्रतिशत है? तो 20.45%। देखो अगर हम देखें गाय भैंस का प्रतिशत, तो ये 35.94% है। बकरी का परसेंटेज देखें तो 27.80% है। अब हम आगे देखें तो 20वीं पशुधन गणना अगर 2009 मतलब 2019 का देखें, अगर हम बात करें स्टॉक फार्मिंग, ये किससे संबंधित है? तो ये पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। क्या? स्टॉक फार्मिंग। फिर आगे देखें 20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में मवेशियों की सर्वाधिक संख्या क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ है? तो ये भेड़ जो है हिसार हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पर है। फिर है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये मथुरा में है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर हम आगे देखें प्रथम पशुधन गणना किस वर्ष आयोजित की गई? तो वर्ष 1951 में आयोजित की गई। देश में दुग्ध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण व जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। कौन से? देखो फिर से देख लो, देश में दुग्ध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण व जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र हैं। कौन कौन से? एक है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल में है। दूसरा है मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, ये मेहसाना में है। थर्ड है जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर, ये है बनासकांठा जो है सिलीगुड़ी में है। जालंधर तथा इरोड में प्रादेशिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। फिर हम आगे देखें कि भैंसों के लिए अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य में हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है, हिसार में। अगला देखो खनिज संसाधन की मिनरल्स रिसोर्सेज के बारे में। तो देखो खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक, 3 प्रकार के अगर देखा जाए, धात्विक, अधात्विक और एक मान लो ऊर्जा खनिज। 3 पार्ट में बांट दो। धात्विक में जैसे आती हैं लौह धातुएं, जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट। क्या हो जाएगा? लौह अयस्क,
मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट आदि। और अलौह धातुएं जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट। बहुमूल्य खनिज में आता है सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। अब हम अधात्विक की बात करें, इसमें जो है अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनाश्म या चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर आता है। इसमें जैसे धात्विक गुण नहीं पाए जाते हैं। ऊर्जा खनिज में कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस आते हैं। फिर हम आगे देखा जाए तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है, तो ये धारवाड़ में सबसे अच्छा खनिज युक्त शैल है। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के बृहद भंडार हैं, तो ये दक्षिण पूर्व, मतलब अगर ये भारत है, ठीक है, तो भारत के दक्षिण मतलब इधर, पूर्व मतलब इस साइड में सबसे ज़्यादा जो है क्या पाए जाते हैं, खनिज संसाधन। फिर है भारत का कौन सा खनिज संसाधनों में सर्वाधिक संपन्न है, तो ये कर्नाटक राज्य सबसे संपन्न है। फिर आगे भारत का कौन सा राज्य मूल्य की दृष्टि से खनिज उत्पादन में सबसे अग्रणी है, तो यह है उड़ीसा 2021-22 के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें कि यहाँ लौह अयस्क के प्रकार, तो ये 4 प्रकार के हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। जो मैग्नेटाइट है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, Fe3O4। हेमेटाइट जो है Fe2O3 और जो लिमोनाइट है इसका 2Fe2O3 और 3H2O। सीडेराइट का Fe2CO3। भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैल में पाया जाता है, तो धारवाड़ में पाया जाता है। प्रसिद्ध लौह अयस्क खान कुद्रेमुख किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक में है। राजस्थान के नाथरा कीपाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो लौह अयस्क पाया। अगला है बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है, तो ये लौह अयस्क से संबंधित है। अगला है तांबा यानी कि कॉपर का सर्वाधिक उत्पादन मलाज खंड क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश में होता है, जबकि इसका सबसे अधिक भंडार जो है वो राजस्थान में है। एशिया का उच्च कोटि का जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार कहाँ है, तो ये भीलवाड़ा जिला राजस्थान में है। अगला है विंध्य शैलों में किसके बृहद भंडार पाए जाते हैं, तो ये चूना पत्थर यानी कि लाइम स्टोन पाए जाते हैं। फिर है बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है, तो ये एल्युमिनियम का। अगला है भारत के 2 सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राष्ट्र जो उत्पादक क्रमशः कौन से राज्य हैं, तो ये हैं उड़ीसा एवं गुजरात। फिर है भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है, तो ये है छत्तीसगढ़। फिर है भारत का कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो ये है आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक पट्टी हजारीबाग जो कि झारखंड, गया और मुंगेर बिहार जिलों में पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो ये मकराना राजस्थान में पाया जाता है। क्वार्टजाइट किस पत्थर का कायांतरित रूप है, तो ये है बलुआ पत्थर का। फिर अगला है क्रोमोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है, तो ये है उड़ीसा का। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% सांभर झील से उत्पादित होता है। भारत में ग्रेनाइट की पट्टियाँ तथा स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं, तो ये ललितपुर में बनाए जाते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है, तो ये मोनाजाइट पाया जाता है। फिर आगे जादूगुड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम बात करें तो जो उड़ीसा में जो उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व क्योंझर और बादाम पहाड़ खादानों से निकाला जाता है। क्या उड़ीसा में उच्च कोटि का जो हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क है वो मयूरभंज और क्योंझर में बादाम पहाड़ खादानों से निकाला जाता है। आगे है वैश्विक उत्पादन में भारत का उत्पादन 2020-21 में, उसको देखेंगे तो देखो वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का उत्पादन योगदान क्या है 2020-21 का डाटा है। तो देखो इधर जो बॉक्साइट में भारत का स्थान है 6वां और विश्व में 5.53%। क्रोमाइट में 4था स्थान है भारत का और विश्व में 9.24%।
लौह अयस्क में चतुर्थ स्थान है और वैसे विश्व में 6.76%। फिर आगे है मैग्नीज अयस्क, इसमें भारत का 5वां स्थान है और विश्व में 5.42% है। मैग्नीसाइट जो है ये 17वां स्थान है, ये है 0.28%। रॉक फास्फेट यानी कि एपेटाइट में भारत का स्थान 15वां है और विश्व के अकॉर्डिंग 0.66%। एल्यूमिनियम में प्राथमिक यानी कि भारत का तृतीय स्थान है, विश्व में 5.53%। फिर है तांबा यानी कि परिष्कृत, ये 7वां भारत का स्थान है और विश्व के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1.46%। इस्पात की बात करें यानी कि कच्चा ध्रुव, ये भारत में स्थान इसका द्वितीय है और विश्व में 5.60%। फिर बात करें सीसा रिफाइंड, ये भारत में तृतीय स्थान है, विश्व में 1.71%। जिंक में भारत का स्थान तृतीय है, विश्व में 5.8% भारत में होता है। फिर हम आगे देखें वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का योगदान 2019 के अकॉर्डिंग तो एल्यूमिना ये भारत का चतुर्थ स्थान है और विश्व उत्पादन में योगदान 5.12% है। फिर बायराइट में भारत का स्थान द्वितीय है और विश्व में 13.40% है। कोयला एवं लिग्नाइट में भारत का स्थान द्वितीय है और विश्व का 9.1% है। कच्चा तेल की बात करें तो भारत का स्थान 26वां है, विश्व में 0.71%। सीमेंट की बात करें तो भारत का स्थान दूसरा है और विश्व का 8.29%। ग्रेफाइट यानी कि प्राकृतिक भारत का स्थान दूसरा है और भारत में 95 खनिजों का उत्पादन, भारत मतलब 95 खनिजों का उत्पादन करता है, जिसमें से 4 ईंधन, 10 धात्विक, 23 अधात्विक, 3 परमाणु और 55 गौण खनिज जैसे भवन और अन्य सामग्री सहित शामिल हैं। अब हम आगे अगर हम देखें अन्य खनिज भंडार एवं उनके उत्पादक क्षेत्र 2020-21 के अगर हम बात करें निकल की, निकेल जो है ये उड़ीसा, झारखंड और नागालैंड में पाया जाता है। फिर फ्लोराइट जो है ये गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। एपेटाइट ये पश्चिम बंगाल, झारखंड व मेघालय में पाया जाता है। रॉक फास्फेट ये झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। फिर है हीरा जो है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। ग्रेफाइट ये अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में है। मैग्नेसाइट ये उत्तराखंड, तमिलनाडु और राजस्थान में है। टिन जो है ये हरियाणा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में पाया जाता है। इसमें उड़ीसा एवं झारखंड की बात करें तो इसमें कटक, सुकिंडा क्षेत्र, केओंझर आता है। गुजरात एवं महाराष्ट्र अगर हम देखें, अगर जो निकेल कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा एवं झारखंड में, और उड़ीसा के कहाँ पे, कटक, सुकिंडा क्षेत्र और केओंझर में। और फ्लोराइड जो है ये गुजरात एवं महाराष्ट्र में पाया जाता है, चंद्रपुर और बड़ोदरा में। और एपेटाइट जो है ये विशाखापत्तनम या आंध्र प्रदेश में जो पड़ता है वहाँ पाया जाता है और पुरुलिया यानी कि पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। फिर रॉक फास्फेट जो है ये राजस्थान में और मध्य प्रदेश में पाया जाता है, उदयपुर और छतरपुर में। हीरा जो है ये मध्य प्रदेश में मिलता है और पन्ना में, ठीक है, मध्य प्रदेश के पन्ना में। और ग्रेफाइट जो है उड़ीसा और तमिलनाडु में मिलता है, नौपारा, पलामू और लातेहार में। मैग्नीसाइट जो है ये तमिलनाडु में और उत्तराखंड में पड़ता है, बागेश्वर और सलेम में। टिन जो है छत्तीसगढ़ में मिलता है, कहाँ पे, जगदलपुर जो है दंतेवाड़ा। फिर हम आगे देखें कि कुछ अन्य भंडार मतलब खनिज भंडार और उसके उत्पादक क्षेत्र 2019-20 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें बायराइट्स जो है ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान में भी पाया जाता है। और फिर इसके बाद में देखें कि ये जो है मंगमपेट, कुड़प्पा और रेल पतलिया में। फिर जो है गार्नेट की बात करें तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पाया जाता है। ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की बात करें तो ये गंजम उड़ीसा और श्रीकाकुलम।
फिर है एस्बेस्टस, ये राजस्थान और कर्नाटक में पाया जाता है, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। ये कुड़पा आंध्र प्रदेश और सिंहभूम में। फिर है फेल्सपार, ये राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, ये राजस्थान और तेलंगाना। फिर है सल्फर, ये जम्मू एवं कश्मीर, ये जो है उड़ीसा, केरल और हरियाणा में पाया जाता है। फिर है जो है फायर क्ले, ये है अग्निशह मिट्टी, ये है गोंडवाना तथा टर्सरी यानी कि कोयला संस्तरों में, और गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र में पाया जाता है। झरिया, झारखंड एवं रानीगंज पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। फिर पायराइट की बात करें तो ये बिहार, राजस्थान, कर्नाटक में मिलता है, बिहार एवं राजस्थान में। फिर अगर हम बात करें टंगस्टन की तो ये कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश और राजस्थान और महाराष्ट्र यानी कि जो है डेगाना, और ये जो है चेंद पाथर, ये पश्चिम बंगाल में। अभ्रक जो है माइका, ये आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान में मिलता है यहाँ पे। फिर कायनाइट, कायनाइट जो है ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मिलता है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के क्षेत्रों में। अगर हम बात करें भंडारा यानी कि महाराष्ट्र और मैसूर में। फिर हम देखें कि छोटा नागपुर के पठार को भारत के रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें ऊर्जा या खनिज की, ठीक है, तो पहले हम ऊर्जा संसाधन ऊर्जा संसाधन में पहले हम बात करेंगे नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। नवीकरणीय में जो आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा और कचरे से उत्पादित ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय है। अनवीकरणीय में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, शैल गैस। फिर हम आगे देखें तो भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोत के अंश का जो सही अनुक्रम है उसमें सबसे ज़्यादा ताप, फिर जलीय, फिर वायु, फिर आणविक जो है, इतने इसका अनुक्रम है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन का। फिर हम जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो ये 11 जनवरी 2010 में शुरू किया गया। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य 2022 तक 20,000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड की स्थापना करना था। काकरापार परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो ये गुजरात में है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये है गुजरात। फिर आगे पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लूनेज किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में है। फिर है भारत वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में से लगभग 56.2% ताप विद्युत, इसमें जो है कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस शामिल है। इसमें से 31% अक्षय ऊर्जा स्रोतों से, 11% पन बिजली एवं 1.8% परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का लगभग 60% जलाऊ लकड़ी से प्राप्त होता है। इसके साथ गोबर 30% एवं अपशिष्ट पदार्थों 10% का भी पर्याप्त महत्व है। फिर आगे देखें राणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया जाता है, तो ये कोटा राजस्थान में। पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो ये है तमिलनाडु का। फिर हम बात करें भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है, तो यह है थोरियम। फिर है भारत का कौन सा शैल तंत्र कोयला भंडारों का उत्पादन मतलब कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है, तो ये गोंडवाना तंत्र। भारत के कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य क्रमशः कौन से हैं, तो ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं झारखंड है। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं, तो झारखंड में पाए जाते हैं। भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र स्टेशन है, तो इसमें आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, विजयवाड़ा है। फिर तेलंगाना में जो है राणामुंडम, भद्राचलम, कोट्टागुदेम, मानूगुरु है। असम में बोगाई गांव, चंदपुर और कामरूप है। बिहार में बरौना, कहलगांव है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, दिल्ली में बदरपुर, इंद्रप्रस्थ और राजघाट। फिर गुजरात में जो है ये अहमदाबाद, बनास, धुआरम, गांधीनगर, कच्छ, काडला, महुआ, पोरबंदर, साबरमती,
पुर, सिक्का, उकाई, उतारन और वासक बोरी यहाँ पे ताप विद्युत केंद्र है। फिर हरियाणा में फरीदाबाद में, पानीपत में और यमुनानगर में। जम्मू कश्मीर में कालाकोट में, झारखंड में बोकारो, सतपुड़ा, स्वर्णरेखा। मध्य प्रदेश में अमरकंटक में, सतपुड़ा में और सिंगरौली में। महाराष्ट्र में बल्लारसा, भुसावल, चंद्रपुर और चोला, खापरखेड़ा, कोराड़ी, नासिक, पारस, पार्ले, ट्राम्बे, उज्जैनी और उरान में। फिर मणिपुर में लोकटक, इम्फाल में। पंजाब में जो भटिंडा, रूपनगर में। राजस्थान में अटा, बांसवाड़ा, कोटा, पालन, सवाई माधोपुर में। फिर उड़ीसा में बाली मेला, तलचर में। तमिलनाडु में एन्नौर, मैट्टूर, नेवली, तूतीकोरिन में। फिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में बहराइच में और दोहरी घाट, गोरखपुर, अर्दू, आगज, जवाहरपुर, कानपुर, मऊ, मुरादाबाद, ओखरा, पनकी, परिछा, टुडला में है। फिर हम बात करें पश्चिम बंगाल में तो बीरभूम, बुंदेल, दुर्गापुर, फरक्का गौरीपुर, कालीघाट, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, टीरागढ़ में है। फिर हम आगे तो विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है।